लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी दल जातीय समीकरण को साधने के लिए जिताऊ फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वर्ग पर जा टिकी है। यानी खास वर्ग के बाद अब बीजेपी उस वोट बैंक के लिए सियासी प्रयोग करने वाली है जिससे समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दरअसल बीजेपी अब यूपी में ओबीसी वोटर्स के साथ संवाद करने जा रही है, जिसके लिए ओबीसी मोर्चा सेवा की शुरुआत भी होने वाली है। बीजेपी धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन भी करेगी, साथ ही गरीब कल्याण की योजनाओं का भी जन जन तक संदेश दिया जाएगा और इतना ही नहीं, हर जिले में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे ओबीसी वोटर्स के साथ संवाद स्थापित कर विपक्ष के एमवाई समीकरण को फेल किया जा सके। आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दें जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का नया फॉर्मूला है क्या। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 24 के चुनाव में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे चुनावी मैदान में फतह एक तरफा हो। इसके लिए अब बीजेपी ने अपने सियासी समीकरणों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गई है। जिताऊ फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। 24 में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। बीजेपी इस बार ओबीसी वोटर के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयोग कर रही है। इसके तहत बीजेपी का ओबीसी मोर्चा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, यूपी के सभी 17 नगर निगमों में ओबीसी मोर्चा की ओर से धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी बिरादरी को लामबंद करने में जुट गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन करेगा। इसके अलावा धन्यवाद मोदी जी के कार्यक्रम होंगे। 14 से 20 जून के बीच ये कार्यक्रम होंगे और देश के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ओबीसी के नेता हैं वो इन सम्मेलनों में भागीदारी करेंगे। इसके अलावा जो केंद्र में ओबीसी बिरादरी के मंत्री हैं वो भी इन सम्मेलनों में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि ओबीसी मोर्चा की ओर से सूबे के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए बीजेपी की ओर से ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। ओबीसी समुदाय तक पहुंच। ओबीसी समुदाय के खिलाड़ी और पहलवान, ओबीसी समुदाय के डॉक्टर और वैज्ञानिक ओबीसी समुदाय के सम्मेलन करेगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे को भी इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ आयाम, कुछ अभियान मिले हैं, जिन्हें ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश सभी जनपद, विधानसभाओं और क्षेत्रों तक लेकर जाने वाला है। इस बार विपक्षी एकता का नया मंच पटना में तैयार हो रहा है, जिसमें मोदी को मात देने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। साथ ही विपक्ष से कौन पीएम पद का प्रत्याशी होगा उस पर भी चर्चा संभव है। लेकिन इस बैठक से इतर कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है और लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस कई राज्यों में नए अध्यक्षों का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी का पद छोड़ेंगी और उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पीएम फेस के लिए प्रियंका गांधी का नाम सबसे आगे है। दरअसल हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद प्रियंका पर दांव खेलने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी विपक्षी एकता का जो मंच तैयार हो रहा है उसमें कांग्रेस प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लगवा सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सहमत होंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। विपक्षी एकता का नया मंच तैयार हो रहा है। तारीख होगी 23 जून, जगह होगी बिहार की राजधानी पटना, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज विपक्षी नेता 2024 में साथ मिलकर मोदी को मात देने का फॉर्मूला खोजेंगे। लेकिन इस सियासी जुगलबंदी में विपक्ष से पीएम फेस कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
क्या प्रियंका गांधी को चेहरा मानेगी विपक्षी पार्टियां? क्या नीतीश कुमार पर खेला जाएगा दांव? क्या केजरीवाल होंगे विपक्ष से पीएम फेस? प्रधानमंत्री प्रत्याशी की रेस में ये वो 3 नाम हैं, जिन पर इन दिनों चर्चा चल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि फाइनल मुहर 23 जून को होने वाली बैठक में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि इस मीटिंग में विपक्ष के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी, यही से हुई थी। ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं। वो जहां एकत्रित होने वाले हैं, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे। इस बीच पटना में होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है और प्रियंका गांधी को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से खबर ये है कि प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं और नई जिम्मेदारी यानी कि 24 में पीएम फेस के साथ सियासी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, वो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व में शामिल प्रियंका गांधी क्या निर्णय करेंगी, इस पर सिर्फ वही प्रतिक्रिया दे सकती हैं, वही बता सकती हैं। मेरे जानकारी में किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है या दिया गया हो कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा हो कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर उनका जो भी निर्णय होगा हर किसी को सुराही होगा। तो क्या पटना में होने वाली बैठक से पहले प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी का पद छोड़ देंगी? और क्या विपक्षी एकजुटता वाली बैठक में प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लग जाएगी? लेकिन इस सियासी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पर होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, लेकिन पटना में सब एक होने के इरादे से जुट रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका के नाम पर मुहर लगना एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कांग्रेस का पीएम प्लान क्या है? एकजुटता वाली बैठक से पहले मंथन, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते नेतृत्व का इरादा, क्षेत्रीय दल से चेहरे पर हो सकती है आपत्ति, मोदी के सामने प्रियंका को उतारने की तैयारी, एसपी और आप को समझाने की कोशिश होगी। यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को अगर कांग्रेस समझाने में कामयाब हो गई तो प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने उतारा जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस विपक्षी एकता का मंत्र देने के इरादे से एकजुटता के लिए मंच तैयार किया गया हो। इससे पहले कांग्रेस से केजरीवाल और अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार पटना में सभी एक साथ नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्रांति के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित एएनएम को मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 साल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। साथ ही उन्होंने 2017 से पहले और 2017 के बाद की तस्वीर भी साफ की। दरअसल सीएम योगी ने आज 7,182 नियुक्ति पत्र बांटे। ये नियुक्ति पत्र स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना में निःशुल्क कोचिंग से चयनित अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया। और साथ ही यूपीएससी में 11,000, यूपी SSSC में 11,000 पदों पर रोजगार के अवसर आने वाले हैं, इस बात का जिक्र किया। और जल्द ही नई भर्तियां भी होने वाली हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए योगी सरकार कदम बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की है, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उसका लाभ मिल सका। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो कहा वो करके दिखाया के मुद्दे पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। चाहे रोजगार की बात हो या फिर पलायन की समस्या, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ
विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। रोजगार के लिए योगी सरकार के कदम, पारदर्शी तरीके से विभागों में भर्ती, 6 साल से 6 लाख सरकारी नौकरी, संविदा के तहत भी मिल रही नौकरी, एमएसएमई के तहत रोजगार के अवसर, स्वयं सहायता समूह से भी रोजगार। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्वास्थ्य विभाग में चयनित 7,182 एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि योगी सरकार में बीते 6 साल में स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल एवरेज से अच्छा काम किया है और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश से ही ये संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथन कर रही है। गांव में लोगों को स्वास्थ्य की उच्च कोटि की व्यवस्था मिले, उसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बहुत मजबूत किया जा रहा है। हमारे पास 25,848 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी है। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, जिससे पलायन जैसी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर प्रयागराज से, लेकिन पूरे प्रदेश को संदेश देने वाली खबर। प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया ने जिस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था, अब उसी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार हो चुके हैं। जमीन पर 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिनकी आज आवंटन की घोषणा भी कर दी गई। बहुत जल्द इनकी चाबी घर मालिकों को सौंप दी जाएगी। दरअसल सीएम योगी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाया गया और बेहद कम रेट में लॉटरी के जरिए अब आवंटन भी हो रहा है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि अवैध तरीके से कब्जा की गई माफिया की जमीन पर कैसे फ्लैट तैयार हुआ और दूसरों को मिल भी रहा। भगवा रंग में चमचमाते ये फ्लैग प्रयागराज के लूकरगंज में बने हैं, जिसमें गरीबों को उनके सपनों का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 76 लोगों को उनके घर की चाबी जल्द सौंपी जाएगी। अतीक के कानूनी शिकंजे में घिरने के बाद ही प्रशासन ने 1731 वर्ग मीटर की जमीन मुक्त कराई थी और इसी जमीन पर अब गरीबों को उनके सपने का आशियाना मिल गया है। प्रयागराज में लूकरगंज इलाके में लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन किया गया है। फ्लैट आवंटन में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है ताकि हर जरूरतमंद को फायदा मिले। आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद मेट्रो स्टेशन का सभागार है, जो कि खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर आवंटियों को जो यहाँ पर आवंटन किया जा रहा है और इसकी चाबी भी जल्द तमाम जो आवंटी हैं उनको सौंप दी जाएगी। के बाद जो अन्य आवासीय योजनाएं होंगी उनमें उनको फिर से आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में आवंटियों के नाम का ऐलान किया गया। संगीता श्रीवास्तव, गुरुशंकर लाल, गौरी शंकर लाल। एसटी में दिव्यांग कैटेगरी में शांति देवी पहला फ्लैट उन्हें आवंटित हुआ है। उन्होंने पीएम और सीएम का आभार जताया। जिसकी उम्मीद नहीं थी सर वो मिला। आज के सालों से मैं भर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला अब तक। मैं विकलांग हूँ, जगह जगह किराए के मकान बदलते हुए थक गई हूँ सर। अच्छा, कभी सोचा था कि आपका घर नहीं है और मुख्यमंत्री जी इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माफिया से जमीन खाली कराकर गरीबों के लिए भी घर बनाएंगे? नहीं सर, मैं कभी नहीं सोची थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट बनाए गए हैं। बेहद कम समय में ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। इस समय पूर्ण रूप से हमारा जो 76 फ्लैट्स है बनकर तैयार है और आज लॉटरी के माध्यम से हम लोगों ने उसका आवंटन किया।
41 वर्ग मीटर में बने फ्लैट महज 3,50,000 में दिए जा रहे हैं, जबकि एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए है। इन फ्लैटों पर 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। फ्लैट में 2 कमरे, किचन और टॉयलेट की सुविधा है। कॉमन हॉल और पार्किंग की सुविधा भी रखी गई है। इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, शासन आदेश है, जिसकी एक कमेटी बनी है। कमेटी के माध्यम से हम लोग फ्लैट का आवंटन करते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। उसके मद्देनजर ही हम लोग इसका आवंटन करते हैं। लॉटरी में नाम आने वाले लाभार्थियों को कुछ दिनों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान सीएम योगी ने किया था। 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत से सीएम योगी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही वन मंत्री को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, लगातार बाघों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वन मंत्री खुद इस मामले की जांच करें। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि तत्काल दुधवा पार्क में एक टीम जांच करे और बाघों की मौत का तुरंत ही पता लगाया जाए और साथ ही मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी तैयार की जाए। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और मुख्यमंत्री ने इसे किस तरह से गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरण, तेंदुआ और दुर्लभ प्रजातियां बसी हुई हैं। लेकिन इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों की मौत से सुर्खियों में है और सीएम योगी भी बाघों की मौत से बेहद परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट मांगी है। नहीं, देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए और अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं। दरहापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मंदिर में नमाज पढ़ने वाला आरोपी गिरफ्तार। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले का नाम अनवर बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनवर ने कहा है कि मंदिर मस्जिद एक जैसा है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने कैसे मोर्चा खोल दिया। देश भर में खुले में नमाज पढ़ने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अब यूपी के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। खबर फैली तो मंदिर परिसर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। मंदिर में ये हुआ, एक मोमडन आया मुसलमान, उनने यहाँ चद्दर बिछाई और चद्दर बिछा के नमाज पढ़ के गया यहाँ से। किस टाइम की घटना है ये? सुबह की घटना, आरती के टाइम की, मंगला आरती के टाइम। उस समय मंदिर में कौन कौन मौजूद थे? मंदिर में कौन कौन मौजूद? मंदिर में तो भक्तगण होते ही है, पुजारी अपने कार्य में लगे हुए पूजा आरती कर रहे थे, बाकी
वो कर्मचारी अपना कोई सफाई में पुलिस आई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने कार्रवाई करी, डीवीआर ले गए जो सीसी कैमरे की। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन चंडी मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। मंदिर समिति के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के करीब मंदिर में मंगला आरती हो रही थी। तब एक मुस्लिम युवक मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और फर्श पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गया। और इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।